हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। इस और एक सेशन में आपका खैर मकदम है। इस सेशन में हम आपका जो एग्ज़ाम है जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम का जो मॉक है फुल लेंथ मॉक वो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट दिनों में आप टेस्ट मॉक कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप इंश्योर कर पाएँ, आप एश्योर हो जाएं कि आप एग्ज़ाम अपना बेहतर से कर पाएंगे। सो एज़ यूजुअल आप टाइम को मद्देनज़र रखेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आपको टाइम का पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता हो कि मार्क्स कितने हैं और क्वेश्चन 120 आपके होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे, विच मीन्स 1:1, 1 क्वेश्चन 1 मार्क है। डोंट फॉरगेट कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, विच इज़ अगर आप एक गलत कर देते हैं तो 0.25 आपका कट जाएगा। एज़ यूजुअल हम आपको बताते आ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस आप देख लें स्क्रीन्स पे। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो पॉज कर लें। इन इंस्ट्रक्शंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएं यहीं से। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपसे आपके जहन में एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही होनी चाहिए, वो ये है कि आप एग्ज़ाम में छोटी जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो आप इस बारी नहीं करेंगे अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिकॉज़ आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप काफ़ी आपने अपना टाइम एंड एफर्ट्स इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। एंड ये सारा इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी भी छोटी सिली मिस्टेक से कोई एक चीज़ भी गलत कर देते हैं तो कंपटीशन आउटसाइड देयर इतना है कि आप 1 मार्क से भी रह जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन दी हार्श रियलिटी इज़ कि आप रह सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट मेरा ये है कि आप जो बबल्स फिल करते हैं ध्यान से एक दो चीज़ें, एक तो बबल फिल कंप्लीट करना है सर्कल के अंदर का सारा एरिया जैसे यहाँ पे ये फिल किया हुआ है दिखाया गया है। दूसरा जो आप टिक क्वेश्चन बुकलेट पे ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन रिकॉल कर पाते हैं, गेस कर पाते हैं ये आंसर इसका है, वही ऑप्शन आराम से देख के आपका जो OMR शीट है उस पर भर लेना है। गलती से आपने ए के जगह बी नहीं भर देना है, इसलिए मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। सो चलिए आ जाते हैं हमारे पहले सेक्शन पे, जनरल स्टडीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू आपका जम्मू एंड कश्मीर। राइट, इस पे आ जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बीन फ्रेम्ड इन दिस सेक्शन इज़ recently in the news ऑपरेशन सर्वशक्ति इज़ रिलेटेड टू। आपने बता देना है जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। क्या ये इंडियन आर्मी के रिलेटेड है, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के रिलेटेड है, ये आपने बता देना है। बिफोर कि मैं आपको आंसर आपके साथ शेयर करूँ, रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स इज़ कि आप क्वेश्चन हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने एंड पे रिकॉल करने की कोशिश आप कर लें कि आप कौन सा, अगर आपने चीज़ें पढ़ी है तो ट्राई टू रिकॉल थिंग्स और ट्राई टू गेस द थिंग्स, गेस द आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर। राइट, तो ये चीज़ें बार बार दोहराई नहीं जाएगी, पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ आप ऐसा ही करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन आप हमसे सेक्शन वाइज स्कोर भी शेयर करेंगे, हमसे भी, और ख़ुद भी आप एनालाइज करेंगे। अभी कुछ दिन हैं आपके एग्ज़ाम में तो शायद आप कुछ एरियाज़ को फिर से रिवाइज कर पाएंगे अगर कहीं पे कमी रह जाती है। सो ये ऑपरेशन सर्वशक्ति है हमारा, इट्स रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, ये आपने ज़हनशी कर लेना है। द सेकंड इम्पॉर्टेंट question from this section is what is the rank of India in recently released Henley Passport Index 2024। हिंदुस्तान की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक क्या थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, वो आपने बता देनी है, वो अपनी रिकॉल अपने एंड पे कर लेनी है। ये हमारी रैंक, अगर आप ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखा होगा तो हम इंडिया की रैंक जो थी ये 80 थी, ये आपको 80 वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ये आपने जहनशी कर लेनी है। अगला सवाल जो जनरल स्टडीज़ सेक्शन से ही है जो पूछा गया आपसे, रिसेंटली पुलिस फोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज़ हैज़ लॉन्च्ड द ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। ठीक है,
ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब कैटल स्मगलिंग हैज़ बीन रिसेंटली स्टार्टेड बाय द पुलिस। किस स्टेट या यूटी की ये पुलिस थी, ये आपने बता देनी है। ये आप दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है, यूटी जो है, इन हमारे स्टेट के पुलिस ने ये ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया था टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे। अगला सवाल है अंटिल दी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लेट मी स्ट्रेस द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन। ये अंटिल लिखा है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। अंटिल द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द लोकसभा सीट्स डिलिमिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कंट्रोल्ड बाय। कौन कंट्रोल करता था अंटिल दी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये आपने बता देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिलिमिटेशन जो था ये कंट्रोल करता था। ये भी आपने आज जहनिशी कर लेना है। अगला सवाल, आई होप कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं अपने एंड पे भी रिकॉल कर रहे होंगे, बिकॉज वी आर एट द कल्मिनेशन ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कुछ दिन बचे हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, रिविजन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होंगे, आप कंप्लीटली अब मॉक्स पे बैठे होंगे और आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कौन से एरियाज़ आपके हैं जो अभी थोड़े वीक हैं, तो उनको रिवाइज़ मॉक्स से जानने के बाद आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उनको रिवाइज़ कर रहे होंगे। दिस इज़ द लास्ट जो कुछ डेज़ की स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पे बच्चे फोकस करते हैं। दो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू थीम। तो आपने बता देना है कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू थीम, राइट, स्पेशल राइट्स टू देम, राइट। ये आपने बता देना है। तो बेसिकली आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपने बता देना है। जिस आर्टिकल की यहाँ बात हो रही है वो आर्टिकल 35A है। ये हम सबको आई होप पता होगा और आप भी रिकॉल अपने एंड पे सही से कर पा रहे होंगे। आपका अगला सवाल जो दोस्तों है इसी जनरल नॉलेज सेक्शन से, वो है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाय। दिस इज़ अ बुक और द नेम ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपने बता देनी है किन के द्वारा लिखी गई है, ये आपने बता देनी है, राइट। जो हमारी जिस किताब का जिक्र है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू सर हैं, साहब हैं, इनके द्वारा ये किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई है। अगला सवाल जो है विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन। जो हमारी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है ये कब स्टार्ट की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने डेट्स आपके सामने हैं, अपने एंड पे डेट को रिकॉल करने की कोशिश करनी है। रिकॉल तभी कर पाएंगे आई होप कि जब आपने पढ़ा होगा। तो आई होप कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। सो जो हमारी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है ये स्टार्ट हो गई थी हमारी 906 में। ये डेट आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री सेक्शन भी कवर किया होगा, तो ये डेट आप इजीली रिकॉल कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें पूछा गया है अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 एट। तो जगह का नाम है वो क्वेश्चन है। फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन है, इन अ स्मॉल पार्क इनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स ऑन ऑल साइड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। एक पब्लिक मीटिंग हुई 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पे हुई वही सवाल है। इन अ स्मॉल पार्क इनक्लोज बाय बिल्डिंग्स ऑन ऑल साइड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। अगर आपको ये स्टेटमेंट, ये इबारत पढ़ के क्वेश्चन में जो दी गई है आइडिया आ रहा होगा, 8th क्लास की हिस्ट्री है ये, हम सबको पता है। तो ये किसकी बात हो रही है, ये जगह कौन सी थी, यह है जलियांवाला बाग की बात हो रही है, जो आंसर भी है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला जो आपका है जिसमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन फ्रॉम दिस जीके सेक्शन, इन दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश डैश।
Second round table conference dash dash was appointed as the representative of Congress, which was convened from 1st September to 1st December in the year 1933. क्वेश्चन में 3-4 इन्फॉर्मेशन गिवन है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कन्वीन हुई थी 1 सितंबर टू 1 दिसंबर इन द ईयर 1931, आपने बता देना है कौन अपॉइंट किया गया था किए गए थे एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, वो आपने बता देना है। तो इस सेकंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है, इनमें हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी बापू जी जो थे, ये साहब जो है इनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस बनाया गया था। और यही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन की विच वाज कन्वीन फ्रॉम 1 सितंबर टू 1 दिसंबर एंड द ईयर वाज 1931। अगला क्वेश्चन जो है इसी सेक्शन से, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये अपने बता देना है। आई होप कि ये इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर थे, जिनका नाम हम सबकी आई होप ज़बान पे होता है। और अगली जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जिसमें पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो किन्होंने रिकमेंड किया है पार्लियामेंट को फॉर द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, वो आपने बता देना है। ये जिन्होंने रिकमेंड किया है उनको हमने आइडेंटिफाई करना है ऑप्शंस में से। तो हम बात कर रहे हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, हु रिकमेंड्स दैट, और who recommends that it is recommended by the legislative assembly of that particular state, right? So the another important question is who launched the book नए भारत का संविधान is the name of the book in New Delhi on December 7, 2023। तो आपने बता देना है ये बुक लॉन्च किन्होंने की है, उनको आपने ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है, रिकॉल करना है, गेस करना है, कुछ भी करके आपने आंसर तक पहुंच जाना है, ठीक है। तो जिनकी हम दोस्तों बात कर रहे हैं, या जिन्होंने ये नए भारत का संविधान जो किताब लॉन्च की है न्यू दिल्ली ऑन December 7, 2023, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद साहब हैं। इन्होंने ये लॉन्च की थी ये किताब, ठीक है। अगला जो आपका सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है, वेयर वाज द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन इंडिया। जो हमारा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, नीचे कुछ चीज़ का नाम है, वो अपने बता देना है। ये सेलिब्रेशन हमारी गोवा में हुई है, ये हमने ज़हनशी कर लेनी है। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस सेक्शन से, वो है एज पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी एक्रोनिम SAI है। द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम Feb 2 to 6, 2024 इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज़, ठीक है। तो विल बी हेल्ड के बजाय यहाँ पे अब आएगा वॉज हेल्ड, क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है, वॉज हेल्ड। तो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा इसे करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ विल बी की जगह वाज आएगा, ठीक है, क्योंकि हो चुका है Feb 2 to 6, 2024। तो अब आपने उस यूटी का नाम बता देना जहाँ ये हेल्ड हुए हैं। तो ये हमारी एक तो जम्मू एंड कश्मीर में भी हुए हैं, लद्दाख में भी हुए हैं। सो गोइंग बाय दैट लॉजिक हमारा ऑप्शन डी जो है, बोथ ए एंड बी, ये दोनों, ये वो ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो मैं सारे ऑप्शन आपके लिए खोल देता हूँ। क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस विजयपुर, एम्स जिसे हम कहते हैं, विजयपुर, सांबा, जम्मू। इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम।
इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी साहब, ही हैज़ इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स विजयपुर सांबा जम्मू। ठीक है, अपने क्वेश्चन पूछा गया है कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो स्कीम्स का नाम नीचे है, आपने अपने एंड पे रिकॉल करना है कि किस स्कीम के अंडर इसे डेवलप किया गया है, राइट। तो जिस स्कीम की हम बात कर, जिस स्कीम में इसे डेवलप किया गया है इस एम्स को, यह है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो ये आपने याद रख लेना है। आपका इसी सेक्शन का अगला सवाल जो दोस्तों है वो है विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो किस स्टेट को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं वो हमने बता देने हैं। तो ये हम सब जानते हैं, पंजाब को कहते हैं। आई होप कि आप इजीली इस क्वेश्चन को भी रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। कौन सा किस्म है हमारा जंगल का जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया करता है इंडिया में, वो आपने बता देना है। तो हम आपको बता दें ये जो हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ये इनका जो फॉरेस्ट कवर होता है वो मैक्सिमम है इंडिया में एज पर द स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटली अवेलेबल टू अस। ठीक है, अगला जो सवाल है सबसे पहले डैश डैश है, इज़ वन ऑफ द लेक्स विच इज़ सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड ज़नस्कर रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो कौन सा लेक है विच इज़ सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड ज़नस्कर रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस लेक को हमने ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। तो जिस लेक की बात हो रही है वो तुलियान लेक है, ये नाम आपने याद रख लेना है। इट्स द लेक विच इज़ सराउंडेड बाई पीर पंजाल एंड ज़नस्कर रेंज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इम्प्लीमेंट्स निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। तो कौन सा डिपार्टमेंट हमारा निपुण भारत प्रोग्राम नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है, उस डिपार्टमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताइए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है जो ये निपुण भारत प्रोग्राम है नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है। आपका आखिरी सवाल इस सेक्शन का आखिरी सवाल है इस पूरे मॉक में से, जो पहला सेक्शन है इसका आखिरी सवाल, डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ वॉज कार्वड आउट फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2007 to 8। क्वेश्चन है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ है, कश्तवाड़, ये किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था, बनाया गया था, कार्व आउट किया गया था, वो आपने बता देना है। सो हम आई होप कि हम रिकॉल कर पा रहे होंगे अपने एंड से, सारे जो देखने वाले हैं। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये हमने याद रख लेना है। ठीक है, अगला सेक्शन जो है हमारा इस मॉक का वो है जनरल इंग्लिश। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है वो है आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने उनसे कहा। तो आपका इसका आंसर क्या बनता है, आंसर इसका क्या बनता है अपने एंड पे आपने, आई होप कि आपने इंग्लिश सेक्शन को जो इसमें गिवन टॉपिक्स हैं या ग्रामर है वो आपने कवर कर लिया होगा। आप अपने एंड पे गेस करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे गिवन द रूल्स ऑफ जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप अपने एंड पे भी आंसर्स गेस कर लेंगे। तो आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, इसका जो आंसर बनता है वो है आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। सो आपका नंबर अगला जो सवाल है वो है सतीश सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी। इसका क्या बनेगा दोस्तों, सतीश सेड टू मी आई एम हैप्पी हेयर, राइट, आई एम वेरी हैप्पी हेयर। तो इसका क्या बनेगा, इसका हमारा बनता है सतीश टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी देयर। ये इसका जो है आंसर बनता है आपकी क्वेश्चन नंबर 22 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है वी हैव लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है,
वी हैव लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो इसका आपने बता देना है कि क्या आंसर बनता है। आंसर इसका है अ मैसिव ट्राइबल प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अस। ठीक है, इसका आंसर बनता है, ये भी आपने देख लेना है। अगला जो है, शी वॉज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आर कॉलेज। शी वॉज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आर कॉलेज, तो क्या लगाएंगे आप ऑप्शंस में से? आइडेंटिफाई आपने कर लेना है कि आप क्या लगाएंगे। सो इफ़ शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आर कॉलेज विच मीन्स दी यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर गर्ल को ये कर रहे हैं कि किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। सो ए ऑप्शन इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक इज मोस्ट सिमिलर टू, काइनेटिक इज मोस्ट सिमिलर टू व्हाट? इट इज सिमिलर टू मूविंग, राइट? तो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड ऑन सिनोनिम, राइट? अगला जो है, आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन द मैटर मीन्स डैश डैश। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर मीन्स, ठीक है, और इसका क्या मतलब है वो आपने बता देना है। इसका मतलब है टू हैव द सेम ओपिनियन, टू हैव द, आई डू नॉट सी आई टू आई विद यू इन दिस मैटर मीन्स टू हैव द सेम ओपिनियन, राइट? ओके, सो जो अगला आपका है वो है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड आउटकम इज़, आउटकम का सिनोनिम क्या है वो आपने बता देना है। जो सिनोनिम ये आउटकम का सिनोनिम है वो आपका है कॉन्सिक्वेंस इज़ द सिनोनिम ऑफ आउटकम। ये आई होप कि अपने एंड पे भी आप आराम से गेस कर पाए होंगे। अगला जो है आपका वो है शी वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या लगाएंगे आप नीचे, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है वो ऑप्शन की क्या आप लगाने वाले हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग आप लगा लेते हैं, ठीक है। अगला जो आपका है टू ग्रीज द पाम मीन्स, टू ग्रीज द पाम मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू ग्रीज द पाम मीन्स टू ब्राइब, राइट? ये आपने ज़हनशी कर लेना है। अगला जो है आपका वो है द कैट जम्प्ड डैश डैश द वॉल, क्या लगाने वाले हैं आप नीचे? आप लगाने वाले हैं इनटू द वॉल, द कैट जम्प्ड इनटू द वॉल। अगला जो आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसी पेपर का है वो है दोस्तों जनरल साइंस का सेक्शन, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं इस फुल लेंथ मॉक में। क्वेश्चन पहला जो है, ट्रैप्ड हीट इनसाइड द अर्थ इज़ नोन एज, जो आपकी ट्रैप्ड हीट होती है इनसाइड द अर्थ उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, हमने याद रख लेना है। अगला जो सवाल है, दी पावर जनरेटेड इन अ विंड मिल, ये किस पे डिपेंड करती है? जो पावर विंड मिल में जनरेट होती है डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी, ये किस पे? विंड वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगला जो आपका जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है साइंस सेक्शन से वो है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज़ इक्वल टू, जो बॉडी ऑफ मास है 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ विद अ फोर्स विच इज़ इक्वल टू, किसकी इक्वल ये होती है? ये आपकी इक्वल होती है 9.8 N विच इज़ न्यूटन, राइट? आपका अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस में से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस में की जाती है दोस्तों? ये टाइडल एनर्जी में भी की जाती है, हाइड्रो एनर्जी में भी की जाती है, विंड में भी की जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर बनता है टू क्वेश्चन नंबर 34, आंसर ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी। सो जो अगला आपका है वो है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डैश डैश और रिकमेंडेड ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। नीचे कुछ डिजीज़ का नाम है, अगर कौन सी डिजीज़ है वो हमने वो आइडेंटिफाई कर लेनी है ऑप्शंस में से। जो
अगर पेशेंट जैसे सफ़र कर रहे हों और दे आर रिकमेंडेड ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो कौन सी डिजीज़ है वो हमारी कॉलरा है। इफ़ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कॉलरा दे आर देन डॉक्टर्स दे आर रिकमेंडेड ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, राइट। अगला जो आपका क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इज़ मेन कॉज ऑफ, अगर किसी भी पेशेंट में डेफिशिएंसी है विटामिन B6 की, तो अगर B6 की डेफिशिएंसी है विटामिन की, तो उससे क्या हो सकता है आपने बता देना है। तो क्या ख़तरे रहते हैं, एनीमिया के ख़तरे रहते हैं, राइट। अगला जो आपका है वो है वैक्सीनेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर, वैक्सीनेशन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसके लिए अवेलेबल नहीं है, वो ऑप्शन हमने पिक कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, राइट। तो ये मलेरिया के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। सो अगला जो हमारा है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ज़ीरोप्थेलमिया, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ज़ीरोप्थेलमिया, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ज़ीरोप्थेलमिया की डेफिशिएंसी आप पाते हैं, वो आपने बता देना है। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से आप पाते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका इसी सेक्शन से है क्वेश्चन वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज अ रिएक्शन प्रोड्यूसिंग, ये रिएक्शन कॉज करती है क्या प्रोड्यूस करके, तो क्या प्रोड्यूस करके ये रिएक्शन सनलाइट से रिएक्शन होता है, तो क्या प्रोड्यूस करके रिएक्शन होता है वो हमने बता देना है। तो ओजोन प्रोड्यूस करके, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज अ रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओजोन, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है चेकिंग ऑफ री रेडिएटिंग हीट बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट मीथेन ओजोन इज़ नोन एज, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड ऑन ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। अगला सेक्शन जो है आपका वो है आपका कंप्यूटर का सेक्शन, जो और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो आप हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो आपने बता देना है। ये लैंग्वेज है प्रोलॉग, प्रोलॉग इज़ ए लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपने याद रख लेना है। अगला जो क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से है वो है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज़, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, उसे हम क्या दोस्तों कहते हैं, उसे हम असेंबलर कहते हैं, क्या कहते हैं, असेंबलर। तो अगला जो आपका है वो है विच आउटपुट डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्चरल फॉर्म ऑफ अ पेपर, तो कौन सी वो आउटपुट डिवाइस है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है ऑप्शंस में से। तो जिस आउटपुट डिवाइस की का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस आउटपुट डिवाइस का हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारा है प्लॉटर। प्लॉटर इज़ दैट पर्टिकुलर डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग information from a computer into pictorial form on a paper, right? So अगला जो क्वेश्चन है which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers, तो कौन सी वो डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाती है for converting maps, pictures, drawings into digital form फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिस डिवाइस जो ये डिवाइस हमारा काम करती है वो है डिजिटाइज़र, ठीक है। डिजिटाइज़र इज़ दैट पर्टिकुलर डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल दिस, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, नीचे दिए गए में से इनपुट डिवाइस कौन है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। इनपुट डिवाइस हमारा माउस है, ठीक है। तो अगला जो है वह विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल फॉर एक्सटेंशन, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन किससे हम डिनोट करते हैं, कौन ग्रुप कंटेन करता है ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। वो हमारा है JPG, GIF, BMP, ठीक है। दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 56। अगला जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM, DRAM का
की फुल फॉर्म क्या है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव्स द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपने रिमूव करनी है तो किस कमांड का इस्तेमाल आप करते हैं? आप Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोग्राम फॉर्मेटिंग की कमांड को रिमूव करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो आपने बता देनी है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो है ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अगला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन से है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप। नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप कौन सी है हमारी? ये हमारी EEPROM है। ठीक है, EEPROM जिसे भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये है। आइए अगले इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका स्पेशलाइजेशन का सेक्शन है। स्पेशलाइजेशन का सेक्शन है यहाँ, जिसे जो आपका सोशियोलॉजी का सेक्शन है। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, जेनी बिगिन टू हैव अ सडन अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एंड ड्रेड एंड एंग्जाइटी एंड ड्रेड। ठीक है, एंड दस बिगिन टू अवॉइड पब्लिक सिचुएशंस। तो सिचुएशन अभी तक हमारे पास केस इतना है, जेनी बिगिन टू हैव अ सडन अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी एंड ड्रेड एंड दस बिगिन टू अवॉइड पब्लिक सिचुएशंस। वन, देन द क्वेश्चन इज विच डिसऑर्डर डिड जेनी लाइकली हैव। तो कौन सा डिसऑर्डर इनको हो सकता है? ऑप्शंस में से आपने आइडेंटिफाई कर लेना है या रिकॉल कर लेना है अपने एंड पे। तो हमारी जेनी जी को लाइकली जो है पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हमारी जेनी जी जो है इनको लाइकली पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन इसका सोशियोलॉजी सेक्शन से आपका है उसे देख लेते हैं। आंसर्स में सारे आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ, ये आपके आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड फियर इज़। एंग्जाइटी एंड फियर में डिफरेंस क्या है? कौन सा ऑप्शन ये दोनों में डिफरेंशिएशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली या करेक्टली कर पाता है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन एंग्जाइटी एंड फियर कर पा रहा है। एंग्जाइटी इज एप्रीहेंशंस ओवर एन एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम वन, वेल द फियर इज डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स टू इमीडिएट डेंजर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 63 है आपका। इसमें आपको पूछा गया है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बता देना है। ये 10 दिसंबर एनुअली किया जाता है ऑब्जर्व। ठीक है, सो द अनदर इम्पॉर्टेंट इज, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2023। जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन डे ऑब्जर्व किया गया है इस 2023 में, इसकी थीम के बारे में आपको पूछा गया है। तो क्या थीम थी इसकी? इसकी थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये आपने जहनशी कर लेना है। अगला जो है आपका क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस में ढूंढ लेता हूँ कहाँ तक हैं। हाँ, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स व्हाट। जो ये इन्वॉल्व करता है वही ऑप्शन आपने चूज कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, अपने एंड पे गेस कर लेना है। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स empowering and mobilizing communities to take collective action and generate solution to common problems, which means ऑप्शन ए इज़ आंसर टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने देख लेना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इस सेक्शन का, विच इज़, हु इज़ एसोसिएटेड विद कन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोशियोलॉजी। नीचे दिए गए में से कन्फ्लिक्ट थ्योरी के साथ कौन एसोसिएटेड है? ये हमारे कार्ल मार्क्स साहब हैं, हु इज़ एसोसिएटेड विद द कन्फ्लिक्ट थ्योरी, राइट। अगले जो हमारे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
Which one of the following categories of fundamental rights incorporates abolition of untouchability? तो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इनकॉर्पोरेट करते हैं दी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? उन राइट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लेना ऑप्शंस में से, जो आपका आंसर होगा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 67। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी है, जिन फंडामेंटल राइट्स की का जिक्र क्वेश्चन में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमन, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर डेफिनेशन। तो क्या होगा? ये हमारे कौन होंगे? ये हमारे फेमिनिस्ट होंगे, ठीक है, ये फेमिनिस्ट होंगे, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज किस मैरिज की एग्जाम्पल है? और जो जिस मैरिज की एग्जाम्पल है उस ऑप्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है, अपने एंड पे। तो दोस्तों ये हमारे एक्सोगेम्स मैरिज की एग्जाम्पल है। इंटरकास्ट मैरिज एन एग्जाम्पल एक्सोगेम्स मैरिज, राइट। अगला जो आपका सवाल है, नेहाज मदर वर्क्स एंड नेहाज फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड aunt all live happily together in a same house, right? So the question is what type of family is this an example, ठीक है। तो अगर हमारी नेहा जी की माँ काम करती हैं, नेहा के वालिद साहब, दादाजी, अंकल, aunt सारे साथ रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं, तो ये फैमिली किस फैमिली की एग्जाम्पल है वो आपने बता देनी है। ये एग्जाम्पल किस फैमिली की है दोस्तों? जॉइंट फैमिली की, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी ईजी फॉर यू टू गेस एट योर एंड और रिकॉल एट योर एंड। और एक सवाल है, ग्लोबलाइजेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। हमारा ग्लोबलाइजेशन हम किससे उसे कैरेक्टराइज करते हैं? इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पालना स्कीम पालना इज़ अ स्कीम फॉर। पालना स्कीम जो है ये किसके लिए है? इट्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीच, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, विच फिलोसोफर इज़ नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंसड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो किस फिलोसोफर की बात हो रही है? वो इज़ known for his theory of natural rights and which that is greatly influenced the development of human rights। तो किस फिलोसोफर की बात हो रही है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स साहब की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वन मेजर क्रिटिसिज्म क्या है ऑफ ट्रेडिशनल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो क्या क्रिटिसिज्म रहा है ट्रेडिशनली? ये रहा है हमारा, इट री इन्फोर्सेस जेंडर इनइक्वालिटी एंड लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमन, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, मैच द लिस्ट सोशल रिफॉर्मर 1 विद द लिस्ट इशूज़, ठीक है। लिस्ट 1 है सोशल रिफॉर्मर, लिस्ट 2 है इशूज़, ये आपने मैच कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अपने एंड पे भी कोशिश कर लें इसे मैच करने की। हमारा जो एम जी रांडे साहब है, एम जी रांडे साहब विडो रीमैरिज के साथ, इस इशू के साथ ये सोशल रिफॉर्मर का जुड़े हैं, ठीक है। ज्योतिबाई फूले जी जो हैं ये हमारी कास्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमने देखा है इन्हें, ठीक है, थेरेटिकली किताबों में जो देखा है हमने। हमारे जो सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं, ये सर सैयद अहमद ख़ान वुमेन एजुकेशन के साथ हमने इनको देखा है, ठीक है। इसी तरह से राजा राम मोहन राय जी जो है ये सती प्रथा के साथ हमने इनको देखा है। सो इस हिसाब से द ऑप्शन सी इज़ आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो क्या नहीं है की कैरेक्टर ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा नहीं है वो हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। यह है, इट इज़ गुड मीडिया टू रिजर्व एथेंटिसिटी। तो सोशल मीडिया का ये कहना इनके बारे में, दीज आर द गुड मीडिया टू रिजर्व एथेंटिसिटी इज़ नॉट द की कैरेक्टर ऑफ अ सोशल मीडिया, राइट।
ये वेब बेस्ड है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ठीक है, गुड मीडिया टू मेंटेन सोशल लाइफ, ऑल दीज आर, बट द ऑप्शन सी इज पॉइंट 3 इज नॉट राइट। अगला क्वेश्चन आपका, अ सोसाइटी एक्स has a population of 4 lakh where CDR was 4.5 and life expectancy was 55 years in 2000, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। while in 2010 it was 3.4 and 60 years respectively, ठीक है। now the question is this statement indicates which of the following factor। तो अगर ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, सोसाइटी एक्स हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 4 lakh where CDR was 4.5 and life expectancy was 55 in 2000, while in 2010 it was 3.5 and 60 years respectively, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है नीचे दिए गए में से, तो ये इंडिकेट दोस्तों करता है सीधा सीधा कि आपकी इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी जो है उसमें सुधार आया है, तो तभी जो हमारा CDR है वो कम है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ी हुई है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, सुधा इज़ अ मेंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वन, ठीक है। सुधा जो हमारी मेंबर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट डील्स विद डाउरी केसेस, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ डील करती है, विद द डाउरी केसेस। द अब जो क्वेश्चन है, द बेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी, इसकी बेस क्या होनी चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होगी, इसकी बेस लॉ होगी ऑब्वियसली, नॉट इकोनॉमिक्स हिस्ट्री नेसेसरली, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द एडिशन ऑफ शुगर इन द मिल्क इज़ रिगार्डेड एज, जो हम एडिशन करते हैं शुगर का मिल्क में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या माना जाता है, उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अडल्ट्रेशन माना जाता है। आपका जो अगला सवाल है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा फूड कंपोनेंट रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शंस में से आपने वो जो आपका फूड कंपोनेंट है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जिस फूड कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज़, कौन सा सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, वो हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। और जिस मिनरल की हम दोस्तों बात कर रहे हैं वो है हमारा आयन सोडियम कैल्शियम, उस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। अगला जो आपका है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज, इनमें से कौन एग्जाम्पल है ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज की, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है। आप गिवन ऑप्शंस में से तो स्विमिंग मानी जाती है, स्विमिंग इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाय द वे, ठीक है, ऑफ कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज, राइट। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट इज़, व्हाट इज़ द टारगेट हार्ट रेट रेंज फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए टारगेट हार्ट रेट क्या है वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है ऑप्शंस में से, ठीक है। वो 70 to 80 ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट है, ये होनी चाहिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, ऑप्शन सारे आपके लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन जो है इसके बारे में कुछ नीचे ऑप्शंस हैं, हमने बता देना है कौन सा कंटेमिनेशन के बारे में सही ऑप्शन है वो आइडेंटिफाई कर लेना है। और जिस ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन गिवन ऑप्शन में आप जब आप पढ़ेंगे इन्हें तो आपको मिलेगा दी ऑप्शन सी इज़ द ट्रू अबाउट द कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडिबल फूड, राइट। आपका अगला जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है इस सेक्शन में से, स्पेशलाइजेशन या सोशोलॉजी सेक्शन से, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन, कौन सा फैक्टर है ज़रूरी एक हेल्दी पर्सन के लिए, वो आपने बता देना है। तो वैक्सीनेशन हो, ठीक है, बैलेंस्ड डाइट हो, पर्सनल हाइजीन हो, ऑल ऑफ द अबो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप भी हम हमारे साथ शेयर कीजिए और बता दीजिए कि आपको क्या सही लगता है, ठीक है। अगला जो है, ऑन व्हाट डे डज द ग्लोब
सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? तो एंटी करप्शन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं या पूरा ग्लोब कब सेलिब्रेट करता है? ठीक है, यही दिसंबर 9 को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये हमने याद रख लेना है। अगला जो है दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय दी। तो कौन सा ग्रुप हमें या कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा ग्रुप जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, वो ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, द सोशल ग्रुप इज़ द ग्रुप विच प्रोवाइड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला जो आपका है क्वेश्चन वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ की डिफाइनिंग फीचर ऑफ सिविलाइजेशन? इनमें से की डिफाइनिंग फीचर कौन है सिविलाइजेशन का? ठीक है, कौन है? की डिफाइनिंग फीचर सिविलाइजेशन इज रिलीजन, राइट? नॉट नेसेसरली पॉलिटी, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, इट्स रिलीजन, राइट? Number 89 is formal standardized norms that have been enacted by legislatures and are enforced by formal sanctions or called जो formal standardized norms हैं that have been enacted by the legislatures and are enforced by formal sanctions, उन्हें हम क्या कहते हैं वो हमने बता देना है। ठीक है, इन्हें दोस्तों हम लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉज कहते हैं। अगला हमारा है डैश डैश। ठीक है, अब मेरा ये डैश डैश भी सीधा नहीं होगा दोस्तों, नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी सीधा नहीं होगा, अब हो गया। डैश डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कल्चर्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू अ मेन स्ट्रीम कल्चर। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे डिफरेंट कल्चर्स अब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू मेन स्ट्रीम कल्चर? उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? हम उसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इज़ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कल्चर्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू मेन स्ट्रीम कल्चर। ठीक है, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, सरप्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड causes an increase in the greenhouse gas effect as carbon dioxide। ठीक है, तो इट इज़ opaque to infra rays। ठीक है, जो सरप्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है दैट causes an increase in the global greenhouse gases effect as carbon dioxide is opaque to infra red rays। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। दिस इज हाउ क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड ऑन दिस। अगला जो क्वेश्चन आपका जो आपके CFCs हैं, हैव अ कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर एज वाई? ये आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। बिकॉज जो आपका C1 है atoms formed by them only act as a catalyst in reactions causing degradation of ozone। this is the explanation of जो आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है। आप 92 में क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन बना के दिया गया है, दिस ऑप्शन 1 completes दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये आपका आंसर भी बनता है। नंबर नेक्स्ट इज 93 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस? इनमें से मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? मेजर ग्रीन हाउस गैस जो आपका ओजोन नहीं है। ठीक है, अगला जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन? अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपने बता देनी है। ठीक है, डेफिनेशन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओन्स एज वेल एज ऑपरेट्स अ बिजनेस, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है नंबर 95, इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया? कुछ ऑप्शंस नीचे हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया है इसके बारे में सही कहाँ किस ऑप्शन में लिखा है वो हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जो सही लिखा है वो लिखा है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। और हम जानते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आई होप ये आपको अपने एंड पे पता होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, अगर हमें 4 बंदे एक काम करने के लिए चाहिए लेकिन हमने 6 बंदे लगाए होते हैं, ठीक है, यही सेम काम करने के लिए,
तो होगा क्या कि अगर ये दो बंदे हम बाहर भी निकालेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी पे काम बढ़ेगा नहीं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पे जो एंड रिज़ल्ट हमारा प्रोडक्ट निकलता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्हें हम वहीं रखेंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो ये इसे इस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एनीवेज आपने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। हियर द आंसर टू आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल है डैश डैश, और डैश डैश जो हमारा पॉपुलेशंस दैट आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पोअर हेल्थ, ठीक है। कौन से लोग वो लोग हैं दैट आर लाइकली टू एक्सपीरियंस पोअर हेल्थ, तो कौन है वो हमने आइडेंटिफाई कर लेने हैं। जिनके बारे में ये चीज़ सही हो सकती है वो हमारे वेलनरेबल्स हैं, वेलनरेबल ग्रुप है या वेलनरेबल पॉपुलेशन है। दीज आर द पीपल हु आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पोअर हेल्थ, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है डैश डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच formerly separate economies, states, cultures are being tied together and people are becoming increasingly aware of their growing interdependence, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को दोस्तों आई होप कि आप अपने एंड पे भी आइडेंटिफाई इजीली कर पा रहे होंगे। ये इसे हम ग्लोबल, दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन which has been put differently. Globalization is the process by which formerly separate economies, states and cultures are being tied together and people are becoming increasingly aware of their growing interdependence, culture and other different जो आपके spheres of life हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन। आपका अगला क्वेश्चन जो है द लीगल प्रोविजन इन इंडिया दैट मैंडेट्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल एजड 6 to 14 ईयर्स इज़ अंडर। तो किस के अंडर है ये, किस लीगल प्रोविज़न के अंडर, ये आपने बता देना है। जिस लीगल प्रोविज़न के अंडर ये आते हैं दोस्तों वो है हमारा दी फ्री एजुकेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ये भी आई होप आप अपने एंड पे गेस कर पा रहे होंगे। Another question is the National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, in India was established in which year to protect and promote rights of children? तो किस साल में ये इस्टेब्लिश किया गया है, ये आपने बता देना है। तो ये हमारा 2007 था, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो हमारा ICDS है, ICDS स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू चिल्ड्रंस दैट इंक्लूड, कौन कौन सी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ठीक है। ये बच्चों को एक तो न्यूट्रिशन सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों में हो सकता है, स्कूल एजुकेशन तो नहीं देते हैं, ठीक है, विच मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा गलत है, 2 and 3 इज़ द आंसर। लेकिन ये स्कूल एजुकेशन नहीं, स्कूल एजुकेशन इसीलिए लिखा गया है, ये प्री स्कूल, मैं इसके लिए इसको सही कर देता हूँ, प्री स्कूल जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन देते, प्री स्कूल एजुकेशन या प्री प्राइमरी एजुकेशन इसे आप कहें, वो देते हैं, ठीक है। उस से हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन 2 and 3 इज़ दी सर्विस और द एम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम ICDS टू प्रोवाइड सर्विस टू द चिल्ड्रंस, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सारे ऑप्शन इसके देख लेते हैं तो क्वेश्चन ही नीचे चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री मातृवता वंदना योजना PMMVY विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है जो आपकी PMMVY स्कीम है, ठीक है। जो हमारा स्टेटमेंट जितने भी जो आपके 3 4 कितने 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हाँ तीन स्टेटमेंट जो कि इट इज़ अवेलेबल प्रेग्नेंट वुमेन्स डंपिंग लैक्टेटिंग, तो ये तो नहीं है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो कौन सा ऑप्शन, कोई भी सही नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नंबर 102 जो आपका है वो है द नेशनल क्रीच स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये फॉल करती है वो आपने बता देनी है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICDS।
तो ICDS को कौन कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखती है, ठीक है। ये भी हमने जहनीशी कर लेनी। आई होप आप अपने एंड पे भी आइडेंटिफाई करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स कर पा रहे होंगे। अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दी पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो किस दिन पे पोषण अभियान आपका लॉन्च किया गया है? ये आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे लॉन्च किया गया था, राइट। अगला क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जननी सुरक्षा योजना के रिलेटेड, तो इनको आपने कंसिडर करना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट जो दूसरा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन इज़ द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बाकी नहीं है। अगला जो आपका है 106, जिसमें पूछा गया है व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ रूरल कम्युनिटी फ्रॉम एन अर्बन कम्युनिटी। कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो जो की फैक्टर है विच डिस्टिंग्विशेस अ रूरल कम्युनिटी फ्रॉम द अर्बन कम्युनिटी, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। अगला जो है आपका क्वेश्चन, अ 13 years old रोहन इज़ वर्किंग इन अ सिगरेट फैक्ट्री विद मेनी अदर चिल्ड्रंस ऑफ सिमिलर एज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दिस इलीगल। तो किस आर्टिकल में ये चाइल्ड लेबर इलीगल माना जाता है, वो आपने बता देना है। ये हमारा आर्टिकल 24 है, ये आपने जहनशी कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राधा इज़ 6 months प्रेग्नेंट, ठीक है। हर मदर इन लॉ wants टू नो द सेक्स ऑफ द फोर्टिस when she asked to the doctor to conduct a scan to determine the sex of the fetus, ठीक है। The doctor strictly refused to do that. The doctor told her that sex determination is a crime according to law. The doctor is talking about which of the following law? तो किस कौन से लॉ के अंडर सेक्स डिटरमाइन करना या फूड्स का सेक्स जान लेना क्राइम है, ये आपने बता देना है। तो आई होप हम सबको पता होना चाहिए है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ठीक है, विच इज़ आंसर टू अ क्वेश्चन नंबर 108 ऑल्सो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेयर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो कौन हो सकते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल हेल्थ ह्यूमन राइट्स कमीशन? ये हमारे एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वहीं से उनको उठाते हैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दी ह्यूमन राइट्स कमीशन इन स्टेट्स और इस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। जो हमारे HRCs होते हैं स्टेट्स में, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टेट्स में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। वो लॉ का जिक्र आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना है ऑप्शंस में से। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। अगला जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय an excessive and persistent fear of a specific object or situation. Which of the following is characterized by an excessive and persistent fear of a specific object or situation, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? हम दोस्तों बात कर रहे हैं फोबिया की। फोबिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेसिव एंड पर्सिस्टेंट फियर ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कौन सा कॉमन सिम्टम है GAD का, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। कॉमन है जो जिस के बारे में हम बात करें, वो जो कॉमन सिम्टम है वो है हमारा हाइपर विजिलेंस एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का कौन सा कॉमन सिम्टम हम पाते हैं? इसका है रिकरेंट पैनिक अटैक्स एंड फियर ऑफ हैविंग मोर अटैक्स। तो ये कॉमन सिम्टम पाया जाता है, ठीक है। तो उसको मैं आपके लिए बॉक्स में रख लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन अ सोसाइटी एंड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी और सोसाइटी को कौन सा नीचे दिएगा ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएटली और करेक्टली डिफरेंशिएट कर पाता है? वो हमारा ऑप्शन ए है। इसे आप पढ़ लें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यू विल गेट टू नो कि दिस इज़ द पर्टिकुलर ऑप्शन जो डिफरेंशिएट कर पाता है बिटवीन अ सोसाइटी एंड अ कम्युनिटी। A society is a large group of individuals and the relationship exists between them.
while a community is a geographical area of social living having some degree of social coherence। ठीक है, अगले सवाल की ओर आपके बढ़ते हैं, जिसे पूछा गया है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, वो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जिसके बारे में बात करें? दिस इज द आर्टिकल 15। ठीक है, ये हमने जहनशी कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है दी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप अ जॉइंट फैमिली स्टार्ट्स फ्रॉम। जो प्रोसेस है ब्रेकिंग अप ऑफ टूट जॉइंट फैमिली जो हमारी टूटनी स्टार्ट हो जाती है, ये कहाँ से शुरू होती है? ये दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है। ठीक है, ये भी हमने आयो पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन जो है सिवरल ब्रदर्स शेयर द सेम वाइफ विच प्रैक्टिस इज ऑफ्टन कॉल्ड। तो अगर सिवरल ब्रदर्स हैं दे शेयर सेम वाइफ, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? इस प्रैक्टिस को हम फ्रैटर्नल पॉलीगैंड्री कहते हैं। ठीक है, फ्रैटर्नल पॉलीगैंड्री। अनदर इज डैश डैश इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज। मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज कौन सी है, उसे हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो हम मोनोगैमी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कौन सी अच्छाई है, वो ऑप्शंस में अगर है तो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है, तो कर लें आप हमारे साथ। इट क्रिएटेड क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, environmental preservation is not because it has damaged the environment। ठीक है, by different ways। ठीक है, डिबेटेबल है तो रियलिटी भी है। इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी, जहाँ तक इसकी बात है तो दिस इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द इनकम ऑफ एवरी वन, बट income inequality cannot be attributed only to the industrialization, right? So decline in urban development, so again this is not the correct। So creation of job opportunities is the answer to our question number 119। अगला क्वेश्चन है हमारा what characteristic of industrialization involves this shift from small scale production to large scale mechanized production methods। तो किस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो शिफ्ट करता है फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन मेथड? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं दैट इज़ मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स दिस शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टू लार्ज मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन मेथड्स। So this was the last question of this mock. Few submissions are there for the students. One is कि आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारी, आई होप कि आपने ज्वाइन कर ली होगी। नोटबुक प्लस के नाम से है वो चैनल, नोटबुक प्लस के नाम से चैनल है, उसकी लिंक पिनड कमेंट में गिवन होगी, उसे ज्वाइन कर लें। हम ये मॉक भी लाइक अदर मॉक्स आपके साथ वहीं शेयर करेंगे विद द आंसर की। वन, जो एरर्स एंड मिस्टेक्स जो हैं, मिस्टेक्स हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो भी है, दे आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर फुल लेंथ मॉक। ठीक है, अगर ऐसी है कोई तो प्लीज़ डू राइट अस, वी विल रेक्टिफाई देम एंड आपके साथ शेयर करेंगे। एंड दिस वाज द लास्ट मॉक बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स नियर आ रहे हैं एंड एडमिट कार्ड्स भी तकरीबन निकलने वाले हैं। तो इफ़ योर एग्ज़ाम इज़ अगर वो उसी शेड्यूलर डेट पे होगा, then this is the last mock from our side। so what all we can do for you, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। थैंक